चलो भाई आओ लेट्स स्टार्ट। भाई लास्ट क्लास में क्या क्या चीजें हमने फटाफट डिस्कस कर ली थी, रिकॉल करा रहा हूँ। हमने सारे टाइप के प्रोसेस डिस्कस कर लिए थे। उनके मेन मेन कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस कर लिए थे। बस क्विक क्विक मेरे को एक बार बता देना क्या क्या इक्वेशन यूज करनी है। मैं जल्दी जल्दी लिखते जाऊंगा ताकि टाइम ना वेस्ट हो। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था आइसोथर्मल प्रोसेस का। मेरे को बताओ आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या चीज कांस्टेंट रहेगी। टेम्परेचर। वेरी गुड। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। उसके बाद अगर मैं कंडीशंस लिखूं, आइसोथर्मल प्रोसेस की नेसेसरी कंडीशन क्या थी। एक तो ये था कि इसकी जो वॉल्स होनी चाहिए ये परफेक्टली कंडक्टिंग होनी चाहिए। और दूसरी चीज क्या थी कि हमारा ये स्लो या स्टेडी प्रोसेस होना चाहिए। ये सारी बात हमने आइसोथर्मल के लिए डिस्कस कर ली थी। दूसरी चीज, उसके बाद हमने डिस्कस किया था आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम। वेरी गुड। आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर यार वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। सिंस वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है P डेल्टा V। तो इस केस में वर्क डन हमेशा जीरो आएगा। और इस केस में इक्वेशन बनेगी कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फिर हमने थर्ड केस किया था आइसोबारिक का, कि आइसोबारिक के केस में क्या चीज कांस्टेंट रहेगी। आइसोबारिक के केस में हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। और सिंस प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल चलेगा, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल चलेगा। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में मैंने आपको कहा था जो मेन डायग्राम होता है वो हमारा पीवी डायग्राम होता है। तो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर क्या चीज जीरो हो जाती है, डेल्टा यू जीरो होता है। बिकॉज हमारा इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। तो इनिशियल और फाइनल साइक्लिक प्रोसेस में सेम रहेगी। तो डेल्टा यू हमारा क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। इस केस में हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते थे। एरिया। वेरी गुड काव्य। एरिया अंडर द कर्व, अंडर द पीवी कर्व। चलो बहुत बढ़िया। फिर बचा लास्ट। भैया लास्ट था हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में मैंने आपको बताया था कि क्या हमारी कंडीशन चलेगी। इस केस में प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम टू द पावर गामा। जहां पे गामा हमारा होता है रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, सीपी बाय सीवी। क्या मैंने आपको सीपी और सीवी सबकी वैल्यूज बता दी थी मोनोटॉमिक डायटोमिक ट्राइटोमिक गैस के लिए। भाई जल्दी बताओ क्या ये वैल्यू मैंने आपको बता दी थी। भैया नो रिस्पॉन्स। उसके बाद मैंने इसमें कंडीशन आपको बोली थी, इसमें कंडीशन होनी चाहिए परफेक्टली इंसुलेटिंग। और हमारा जो भी प्रोसेस होना चाहिए दैट शुड बी वेरी सडन, वेरी फास्ट। बस हमने यहीं तक की चीजें डिस्कस करी थी। अब चेक करके बताओ यहां तक कोई डाउट। नो सर। चलो बढ़िया। तो यार आगे कंटिन्यू करते हैं, इस पे आज सारा खत्म भी कर देंगे और अपना रिवाइज भी करेंगे इसको। पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। चलो देखो, अब यार हमें बस अल्टीमेटली करना क्या है, हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाना है इन सारे प्रोसेस के लिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। भैया सबको पता होगा, टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कि ये अगर मैं कोई कंटेनर ले रहा हूं, यार देखो मैं थोड़ा स्पीड में चलूंगा क्योंकि हमारा टारगेट है ये आज पूरा खत्म भी करना है क्वेश्चंस के साथ। कहीं पे भी डाउट आए तो प्लीज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको पूछना है। तो देखते जाओ मैं बोलते जा रहा हूँ। यार मैंने इस कंटेनर में गैस ली और मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको नीचे से कुछ ना कुछ हीट सप्लाई कर रहा हूँ। अगर मैं इसको हीट सप्लाई कर रहा हूं तो आपको बस ये एनालाइज करना है कि ये हीट कितने पार्ट्स में यूटिलाइज होगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है कि यार अगर मैंने इसको हीट सप्लाई करी है तो हीट सप्लाई करने की वजह से इसका टेम्परेचर चेंज होगा। मतलब देयर विल बी अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और ऊपर से ये पिस्टन कुछ ना कुछ एक्सपैंड करेगा। तो एक्सपेंशन हो रहा है तो मतलब हमारा हीट का कुछ पार्ट और किसमें यूटिलाइज हो रहा है, वर्क डन में यूटिलाइज हो रहा है। क्या आपको ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्लियर हुआ यस सर। यस सर। कि जो भी हम हीट सप्लाई करेंगे वो टेम्परेचर चेंज प्लस एक्सपेंशन या कंप्रेशन में होगी।
अब दिक्कत क्या है कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हमें अप्लाई करना है, ये विद साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है। अब साइन कन्वेंशन का ही डिफरेंस है केमिस्ट्री और फिजिक्स में, क्योंकि मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री वाले डील करते हैं विद द इनपुट और हम फिजिक्स वाले डील करते हैं विद द आउटपुट। तो चेक करना, मैं आपको साइन कन्वेंशन बता रहा हूं। यार ये मैंने सिस्टम लिया, सिस्टम का मतलब गैस फिल्ड इन अ कंटेनर, ये मैंने सिस्टम लिया। यार खुद सोचो, अगर मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं, हीट सप्लाई कर रहा हूं तो ये पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए? तो अगर मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं तो हीट सप्लाई करने की वजह से मेरा पिस्टन एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड करेगा तो मतलब हमारे पास वर्क डन आएगा। तो इसलिए हीट सप्लाई हमारे लिए क्या है, एक अच्छी बात है। तो हीट सप्लाइड हम किस में लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। वेरएज अगर हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है, हीट एक्सट्रैक्ट हो रही, तो इस केस में ये हमारे लिए एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? यार हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है तो मतलब हमारा टेम्परेचर भी फॉल डाउन करेगा और हमारी गैस का पिस्टन भी कंप्रेस करेगा। तो इसलिए हीट एक्सट्रैक्ट को मैं किस में लूंगा, नेगेटिव में लूंगा। अगर पिस्टन एक्सपैंड कर रहा है तो मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया हुआ है। वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव लूंगा या नेगेटिव लूंगा, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है ये नेगेटिव। पॉजिटिव। वेयरएज अगर सिस्टम पे मुझे काम करना पड़े, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम का मतलब होता है कंप्रेशन, क्योंकि कंप्रेस तो मैं ही कराऊंगा। तो इस केस में ये वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। सिमिलरली अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो याद रखो इंटरनल एनर्जी अगर डिक्रीज हो रही है तो मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, मतलब नेगेटिव। इंटरनल एनर्जी अगर इंक्रीज कर रही है तो मतलब ये टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो इसको क्या लूंगा मैं, पॉजिटिव में लूंगा। बस ये साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है, यूज करना है आपको हर एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए। तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो और उसको खत्म करो। एंड भाई थोड़ा जल्दी एंड प्रॉपर रिस्पॉन्ड करते रहना बीच बीच में। डन सर। डन, चलो गुड। तो आ जाओ वापस से, अब वो सारे प्रोसेस को एक एक करके फिर से टारगेट करो। भैया आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाना है। तो इसके हिसाब से डेल्टा क्यू मस्ट बी इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। लेकिन हमें पता है आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो भाई बहुत क्लियर कट बात है, डेल्टा यू भी क्या होगा, जीरो होगा। बिकॉज इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे ही तो डिपेंड करती है, इंटरनल एनर्जी जीरो हो गई। तो मतलब हम जो भी हीट सप्लाई करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस में, वो सारी की सारी हीट किस चीज में यूटिलाइज होगी, टेम्परेचर नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंशन या कंप्रेशन में यूटिलाइज होगी। इसके वर्क डन का फॉर्मूला अब आपको याद रखना है। इसके वर्क डन का फॉर्मूला होता है एन आर टी एल एन वी टू बाय वी वन, मतलब फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम। इधर नेचुरल लॉग है, इसको अगर लॉग टू द पावर मतलब लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303 एन आर टी लॉग वी टू बाय वी वन। हमें पता है प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो इस केस में हमारा जो वर्क डन का फॉर्मूला आएगा, हम प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, वो आ जाएगा एन आर टी लॉग, ऊपर आ जाएगा P1 बाय P2। चेक करके बताओ आइसोथर्मल प्रोसेस में कोई डाउट हो तो। चलो डन कौशिक, वेरी गुड। आ जाते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाला हमने डिस्कस किया था आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में हमें पता है यार वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया था कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो अब की बार कौन सा टर्म जीरो बनेगा, वर्क डन जीरो बनेगा। तो हमारी जो भी हीट होगी वो सिर्फ अब क्या करने में यूटिलाइज होगी, टेम्परेचर चेंज कराने में यूटिलाइज होगी। भैया स्पेसिफिक मतलब इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एन सी डेल्टा टी। लेकिन मैंने आपको बता रखा है हीट चैप्टर में दो टाइप की स्पेसिफिक होती है, एक सीपी और एक सीवी।
कौन सी यूज करेंगे, सीपी या सीवी? CV। सीवी, क्योंकि इधर कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो सीवी का मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा सेकंड प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस में, कि हमारी जो भी हीट है दैट विल बी कंप्लीटली यूटिलाइज्ड इन चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी, और इसका फॉर्मूला एम सीवी डेल्टा टी या एन सीवी डेल्टा टी। जब नोट डाउन हो जाए बता देना, फिर आ जाते हैं थर्ड वाले पे, आइसोबारिक प्रोसेस पे। Done, sir. डन, चलो बढ़िया। आ जाओ थर्ड वाले पे, दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में ना काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो प्लीज एक बार इसका स्टेप सही से देख लेना अभी आप। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या है, हमें पता है प्रेशर कांस्टेंट है, तो यार हीट जो हमारी होगी वो इंटरनल एनर्जी को भी चेंज कराएगी, और अब की बार तो वर्क डन भी होगा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है भैया, वर्क डन का फॉर्मूला होता है हमारे पास पी डेल्टा वी। वेरएस डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा यू का फॉर्मूला अगर आप पीछे वाले प्रोसेस से देखो, तो क्या मैं डेल्टा यू की जगह एन सीवी डेल्टा टी लिख सकता हूं? भाई प्लीज मेरे को बताओ, यहां तक कोई डाउट आ रहा है क्या किसी को? नो सर। डन। No, sir. तो एन सीवी डेल्टा टी पी डेल्टा वी को आइडियल गैस इक्वेशन से रिप्लेस करूंगा, तो ये बन जाएगा एन आर डेल्टा टी। अब मेरे को बताओ, पहले टर्म और दूसरे टर्म में आप क्या कॉमन ले सकते हो? पहले टर्म और दूसरे टर्म में आप कॉमन ले सकते हो एन और डेल्टा टी। तो आपके पास बचेगा सीवी प्लस आर। सीवी प्लस आर किस चीज का फॉर्मूला बन जाएगा? CP। सीपी का। वेरी गुड, तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया एनसीपी डेल्टा टी। इस चीज को याद रखो। अब मैं आपको बोल रहा था ना कि बच्चे क्या कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो वो भी बता देता हूँ। काफी बच्चे क्या करते हैं, जब आइसोबारिक प्रोसेस आता है ना, तो वो डेल्टा क्यू लिख देते हैं एनसीपी डेल्टा टी। वो कहते हैं स्पेसिफिक हीट अब कांस्टेंट प्रेशर की लेनी है, और प्लस पी डेल्टा वी। वो इसी टर्म को दो बार कर रहे हैं, तो भैया आंसर तो डेफिनेटली गलत आएगा। इस चीज को याद रखना। और दूसरी चीज याद रखना कि अगर आपको सीपी वगैरह की वैल्यू गिवन नहीं है, कहीं काफी केसेस में आपको ये वाला फॉर्मूला भी यूज करने को मिल सकता है, बाकी मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आपको डायरेक्टली नीचे वाला ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, दैट इज एनसीपी डेल्टा टी। तो बस इतना याद रख लेना, एनसीपी डेल्टा टी के साथ पी डेल्टा वी ऐड नहीं होगा। उसके बाद आ गए साइक्लिक प्रोसेस में। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में मुझे पता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा, तो इसमें भी जो भी हीट हम सप्लाई कर रहे हैं वो सिर्फ वर्क डन में यूटिलाइज होगी। और ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चन आएगा। देखो मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, इस पे बहुत क्वेश्चन आएगा। अभी आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कराऊंगा इसी के बेसिस पे, कि जो भी हीट है वो वर्क डन में सप्लाई होगी, लेकिन ये वर्क डन नेट वर्क डन होना चाहिए, पूरे साइक्लिक प्रोसेस का नेट वर्क डन होना चाहिए। और हम नेट वर्क डन कैसे निकालते हैं, अभी कितनी बार डिस्कस किया, एरिया अंडर द पीवी कर्व। और मैंने आपको ये बता ही दिया था, अगर एक्सपेंशन बड़ा है कंप्रेशन से तो वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव। अगर एक्सपेंशन छोटा है कंप्रेशन से, मतलब जो एरिया ये कवर कर रहे हैं, तो वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव। जैसे ये भी कंप्लीट हो जाए बताओ, फिर आते हैं लास्ट वाले पे, दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। Done, sir. डन, चलो बढ़िया। एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में हमें पता है कि यार परफेक्टली इंसुलेटिंग ले रहे हैं, मतलब इसमें तो हीट सप्लाई होनी ही नहीं चाहिए, ना तो एक्सट्रैक्ट होनी चाहिए। तो हमारे अब की बार डेल्टा क्यू की वैल्यू जीरो होगी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो भी मैं वर्क डन सप्लाई, मतलब जो भी मैं वर्क डन हो रहा है या हम कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा किस चीज में यूटिलाइज होगा,
चेंज इन इंटरनल एनर्जी में यूटिलाइज होगा। अब वर्क डन इन आइडियाबैटिक प्रोसेस का फॉर्मूला होता है, भैया याद रखना ये फॉर्मूला क्या होता है, 1/गामा-1 इनटू, भैया ये होता है P1V1 माइनस P2V2। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। 1/गामा-1 इन केस ऑफ आइडियाबैटिक प्रोसेस की बात हो रही है, इनटू P1V1 माइनस P2V2। आप चाहे तो इसको टेम्परेचर के टर्म्स में भी लिख सकते हो, NR कॉमन आ जाएगा और हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा T1 माइनस T2। पीवी को मैंने आइडियल गैस इक्वेशन से रिप्लेस कर दिया है। हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी खत्म। चेक करो अब कुछ डाउट है यहां तक, तो सारे प्रोसेस पांचों के पांचों प्रोसेस पूरे रट जाने चाहिए आपको। चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो इसे। अब कर दे दूं ना क्वेश्चन? Yes, sir. चलो डन। तो सॉल्व दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नाउ। पहले आपको एक सिंपल क्वेश्चन से ही स्टार्ट करा रहा हूं। भाई क्वेश्चन में हमें ये एक ग्राफ गिवन है, और ग्राफ गिवन है बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। लेकिन अब की बार ये ग्राफ कोई रेगुलर शेप ग्राफ नहीं है, हमें ये एक तरीके से ये गिवन है कि ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक, और फिर सी से लेके वापस ए तक, इस टाइप का कुछ ग्राफ गिवन है। और दैट्स इट। और हमें क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि आइडियल गैस है, नंबर ऑफ मोल्स बोला हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स इज 3। हमें टेम्परेचर एट दी पॉइंट बी गिवन है, पॉइंट बी पे टेम्परेचर 500 केल्विन। हमें पॉइंट सी पे टेम्परेचर गिवन है दैट इज 1000 केल्विन। और हमें वर्क डन इन सीए प्रोसेस गिवन है। मेरे को बताओ सीए प्रोसेस में वर्क डन पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए? Negative. नेगेटिव। लेकिन क्वेश्चन में नेगेटिव या पॉजिटिव गिवन नहीं होगा, तो आपको ये अपने आप लगाना पड़ेगा। ध्यान देना इस चीज को, क्योंकि हमें दिख रहा है सी से लेके ए तक वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो मतलब भैया ये कंप्रेशन है, और कंप्रेशन के टाइम पे वर्क डन नेगेटिव होना चाहिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। आर की वैल्यू उसने बोला हुआ है 25/3 लेनी है एसआई यूनिट में, दैट इज जूल्स पर मोर पर केल्विन। कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द नेट हीट, find the net heat released or absorbed by the gas। मेरे को नेट हीट निकालना है। find the net heat absorbed or extracted by the gas। चलो भाई ट्राई करो इसे। सबसे पहले तो आप मेरे को बताओ ये किस टाइप का प्रोसेस आपको गिवन है? Cyclic. वेरी गुड। मैंने आपको बोल रखा है कि जब भी हमें क्लोज लूप मिलेगा तो मतलब ये साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस है तो मुझे पता है डेल्टा यू इसमें 0 होगा। तो मतलब अगर मेरे को नेट हीट निकालनी है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे शो कर रहा हूं, नेट हीट निकालनी है तो मैंने आपको बताया हीट पूरी की पूरी किसके बराबर होगी, वर्क डन के बराबर होगी, नेट वर्क डन। तो अगर मैं हीट कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैं यहां पे लिख सकता हूं वर्क डन इन ए बी प्रोसेस प्लस वर्क डन इन बीसी प्रोसेस प्लस वर्क डन इन सीए प्रोसेस। सारे प्रोसेस का वर्क डन निकाल लो तो आपको मिल जाएगा हीट। अब मेरे को बताओ ए बी प्रोसेस आपको किस टाइप का प्रोसेस दिख रहा है? Isochoric. भाई वेरी गुड। अगर आपने ढंग से नोटिस किया हो, हमारा ए बी प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस है।
वॉल्यूम कांस्टेंट चल रहा है, तो इस केस में वर्क डन कितना आता है? 0। तो ये तो कट गया। वर्क डन सीए मेरे को गिवन है, वर्क डन सीए कितना गिवन है भैया? वर्क डन सीए तो मेरे को गिवन है ऑलरेडी, दैट इज -2500 जूल्स। तो मतलब अल्टीमेटली मेरा टारगेट क्या रह गया कैलकुलेट करना? अल्टीमेटली मेरा टारगेट रह गया वर्क डन बीसी कैलकुलेट करना। अब ये भी सोचो कि बीसी कैसा प्रोसेस है। तो अगर आप ध्यान दो, बीसी पे प्रेशर कांस्टेंट आ रहा है, तो बीसी हमारा किस टाइप का प्रोसेस है? आइसोबारिक। यार एक बार सब पूरे जोश में बता दो, सबको समझ में आई ये वाली बात जो हम क्वेश्चन में कर रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. चलो डन, बढ़िया। अब आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वर्क डन का तो एक ही फॉर्मूला होता है, दैट इज पी डेल्टा वी। अरे तो भैया इसको आइडियल गैस इक्वेशन से चेंज कर सकते हैं हम। आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से पी डेल्टा वी को मैं क्या लिख सकता हूं? एन आर डेल्टा टी। नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन में गिवन है, आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, टेम्परेचर हमें लिखना है टीबी से लेके टीसी तक, या टीसी से लेके टीबी तक, जो भी फाइनल माइनस इनिशियल होगा। टीसी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, टेम्परेचर एट द पॉइंट सी 1000, टेम्परेचर एट द पॉइंट बी 500। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और मेरे को वर्क डन कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। Wow. 12,500 जूल्स, बिकॉज 25 × 5 125 होता है, तो मैंने सीधे सीधे कर दिया। अब साथ के साथ ये जो आपने आंसर निकाला, ये तो ठीक है, 1200 500, लेकिन अब ये भी चेक करो कि ये वर्क डन पॉजिटिव में लेना चाहिए या नेगेटिव में लेना चाहिए। तो एक चीज चेक करो, Positive. बीसी प्रोसेस में Positive. एक्सपेंशन हो रहा है, वेरी गुड भैया, सबको मतलब क्लियर हो रही है चीजें, बहुत बढ़िया। बीसी प्रोसेस में एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये वर्क डन पॉजिटिव। तो यार बीसी प्रोसेस का वर्क डन रख दो, सीए प्रोसेस का वर्क डन रख दो, और मेरे को नेट हीट कैलकुलेट करके बता दो कितनी आ रही है। 10,000. भाई वेरी गुड। तो हमें हीट कैलकुलेट करनी थी, तो 12,500 माइनस सीए प्रोसेस की कितनी थी? 2,500। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो भैया 10,000 जूल्स। वेरी गुड। Done. Done, sir. डन, चलो बढ़िया। अ, एक और क्वेश्चन ट्राई कर लो फटाफट, इसमें ज्यादा टाइम मत लेना लेकिन प्लीज। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसलिए करा रहा हूँ, ज्यादा टाइम मत लेना, ताकि हम हीट इंजन वगैरह भी आज ही खत्म कर दें। भैया हमें फिर से ग्राफ गिवन है बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये आपके प्रीवियस ईयर्स कुछ मेंस में आया हुआ है, और हमें इस टाइप का ग्राफ गिवन है। ये हमें ग्राफ गिवन है। प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है ए से लेके बी, बी से लेके सी, और वापस सी से लेके ए। हमें बी पे प्रेशर गिवन है 2p0, हमें ए पे प्रेशर गिवन है दैट इज p0, और हमें इस पे वॉल्यूम गिवन है दैट इज v0। हमें सी पे कुछ नहीं पता। इसमें तीन चार पार्ट्स हैं कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट पार्ट, कि भैया फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि वॉल्यूम फाइंड करो एट द पॉइंट सी। सेकंड पार्ट वो कह रहा है कि फाइंड करो कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम टेम्परेचर है और कितना है। थर्ड पार्ट, भैया आपको कैलकुलेट करके बतानी है टोटल हीट, टोटल हीट गिवन टू द गैस। एंड फोर्थ पार्ट, हीट रिजेक्टेड बाय द गैस। ये चार पार्ट है जो कैलकुलेट करने हैं। हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है ये भी बता देता हूं। हमें क्वेश्चन में और भी कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। डायाटॉमिक गैस बोली हुई है, नंबर ऑफ मोल्स एन बोले हुए हैं, और टेम्परेचर पॉइंट ए पे गिवन है दैट इज T0। बस इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है। पहले एक बार आप क्वेश्चन अच्छे से नोट डाउन कर लो, सॉल्व मैं करा रहा हूं, बस आप चेक करते जाओ क्वेश्चन आपको क्लियर है या नहीं।
भाई सबको क्वेश्चन क्लियर है ये वाला? यस सर। चलो डन। आओ सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट पार्ट की कि मेरे को वॉल्यूम फाइंड करना है पॉइंट सी पे। तो यार क्या करो, आप सबसे पहले तो ये देखो ए बी कौन सा प्रोसेस है। तो ए बी हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस है। बीसी कौन सा प्रोसेस है? आइसोबारिक। लेकिन एसी कौन सा प्रोसेस है ये बताओ। तो यार एसी हमारा एज सच कोई प्रोसेस नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं एसी प्रोसेस को देखूं तो मेरे को साफ दिख रहा है कि प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में स्ट्रेट लाइन है। प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर स्ट्रेट लाइन आ रही है तो क्या मैं ये कह सकता हूं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम? यस। यार रिस्पॉन्ड नहीं आया। यस सर। चलो डन। फटाफट यहाँ पे मैंने कहा भैया प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में स्ट्रेट लाइन आ रही है एसी प्रोसेस के लिए। तो भैया सीधा सीधा इतना याद रखना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब P1/V1 मस्ट बी इक्वल्स टू P2/V2। अब दो पॉइंट्स पे कंपेयर कर रहे हैं, मतलब PA/VA मस्ट बी इक्वल्स टू PC/VC। यार आपको सारी इंफॉर्मेशन तो पता है। प्रेशर पॉइंट ए पे कितना है? P0। वॉल्यूम कितना है ए पॉइंट ए पे? V0। पॉइंट सी पे प्रेशर कितना था? 2P0। आपको वॉल्यूम निकालना है पॉइंट सी पे। तो मेरे को बता दो वॉल्यूम कितना लिखूं पॉइंट सी पे? 2V0। चेक करो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्लियर हुआ? यस सर। चलो बढ़िया। V की जगह 1/V नहीं आएगा। एरी याद रखो, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब 1/V जो तुम कह रहे हो ना, ये आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है। और आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से कर्व बनता है। याद है आपको? और मैंने कहा था ज्यादा स्टीप ग्राफ किसका बनेगा? एडियाबेटिक का बनेगा। तो अगर आप प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम कह दोगे फिर तो हमारा ग्राफ एक कर्व बनेगा। इधर तो एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब यही होता है, और इसका स्लोप भी कैलकुलेट करोगे तो स्लोप भी पॉजिटिव है। तो मतलब कि भैया प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। एरी क्या फिर से रिपीट करना है मेरे को? नो सर। चलो डन। फिर आ गए भैया हम सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट देख लो। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा था कि मेरे को निकालना है टेम्परेचर हर एक पॉइंट पे, और फिर मेरे को बताना है मैक्सिमम टेम्परेचर किस पॉइंट पे है। तो यार एक बात देखो, मेरे को पॉइंट ए पे तो टेम्परेचर गिवन ही है T0। अब मेरे को बी पे निकालना है और एक सी पे निकालना है। तो अगर मैं ए और बी की बात करूं तो ए और बी किस टाइप का प्रोसेस है? अभी डिस्कस हुआ था। आइसोकोरिक। वेरी गुड। ए और बी अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो क्या मैं कह सकता हूं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर? तो फिर से इधर वही कर दो। PA/TA इज इक्वल्स टू PB/TB। भैया पीए पता है, पीबी पता है, टीए पता है, टीबी निकालना है। तो प्लीज कैलकुलेट करके दो। पीए पे प्रेशर P0, टेम्परेचर T0। पीबी पे टेम्परेचर 2P0 और टीबी हमें निकालना है। तो मेरे को बताओ टीबी की वैल्यू कितनी आ रही है टेम्परेचर एट द पॉइंट बी? 2T0। अब बचा कौन से पॉइंट का निकालना? पॉइंट सी का बचा निकालना। तो पॉइंट सी के लिए अपने आप ट्राई करो एक बार, कैसे करोगे पॉइंट सी के लिए कैलकुलेट? भैया बीसी कैसा प्रोसेस है? आइसोबारिक। भाई बीसी आइसोबारिक प्रोसेस है। तो आइसोबारिक के केस में भैया हमें पता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब VB/TB इज इक्वल्स टू VC/TC। VB की वैल्यू हमें पता है, वॉल्यूम एट द पॉइंट बी कितना है? V0। टेम्परेचर बी पे कितना था? 2T0। वॉल्यूम पॉइंट सी पे कितना है? फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया 2V0। टेम्परेचर पॉइंट सी पे कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है? तो टेम्परेचर पॉइंट सी पे कैलकुलेट करोगे तो आएगा 4T0। तो मेरे को बताओ मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है और कौन से पॉइंट पे है? सी पे। वेरी गुड। तो यहाँ पे लिख लेना भैया पीछे कि मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा 4T0 है और ये है एट पॉइंट सी। सर मैक्सिमम टेम्परेचर वर्टिसिस पर ही होगा।
हाँ, मैक्सिमम टेम्परेचर तो वर्टिसिस पे ही होगा, बिल्कुल। और मिनिमम भी। मिनिमम भी, बिल्कुल। तो आप प्लीज थोड़ा सा आप चेक करो आराम से, फर्स्ट और सेकंड पार्ट बिल्कुल क्लियर है तो फिर मैं थर्ड पार्ट समझाऊं आपको। डन। चलो, अब फटाफट थर्ड पार्ट समझो यहाँ पे, क्योंकि थर्ड पार्ट ही ट्रिकी है, जो मेरे को समझाना है, जिसके लिए इतनी फाइट चल रही है। यार थर्ड पार्ट में वो कह रहा है कि मेरे को बताओ हीट कितनी गिवन है गैस को। तो ए से बी तक गए, बी से सी तक गए। यार सब पे जरा टेम्परेचर मार्क करो और एक बार देखो टेम्परेचर कितना है। T0, 2T0, 4T0। तो मेरे को बताओ टेम्परेचर कौन कौन से प्रोसेस में इंक्रीज कर रहा है। तो ए बी प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे हीट हमने सप्लाई करी है। फिर से बीसी प्रोसेस में देखो, बीसी प्रोसेस में भी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, तो मतलब यहाँ पे भी मैंने क्या करी होगी, हीट सप्लाई करी होगी। लेकिन सीए प्रोसेस में अगर मैं देखूं, सीए प्रोसेस के टाइम पे टेम्परेचर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो मतलब यहाँ पे हीट क्या हुई होगी, रिजेक्ट हुई होगी। तो जब मैं फोर्थ पार्ट कैलकुलेट करूंगा तो मैं सिर्फ कौन से पार्ट के लिए कैलकुलेट करूंगा, सीए प्रोसेस के लिए। लेकिन हीट गिवन टू दी, वो गैस पूछ रहा है, तो हीट गिवन टू दी गैस मतलब मेरे को सिर्फ कौन से पार्ट के लिए कैलकुलेट करना है भैया, ए बी और बी सी के लिए करना है सिर्फ। यस सर। यस सर। चलो डन। अब ए बी प्रोसेस आपने खुद ने कहा ए बी प्रोसेस आइसोबारिक आइसोकोरिक है, तो आइसोकोरिक के लिए हीट का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, क्यू ए बी। आइसोकोरिक के अंदर फॉर्मूला होता है एनसीवी डेल्टा टी। भैया एन, डायटोमिक गैस के लिए सीवी की वैल्यू कितनी होती है, 5। 5, 5 R। डेल्टा टी, डेल्टा टी का मतलब भैया पॉइंट ए से लेके बी तक का टेम्परेचर। क्या आप इसको कैलकुलेट कर दोगे भैया, हाँ या ना तो बता दो। यस सर। चलो डन। उसके बाद क्या बचा हमारे पास, क्यूबीसी। क्यूबीसी आइसोबारिक प्रोसेस है, तो आइसोबारिक प्रोसेस में हीट का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीपी डेल्टा टी। तो यहाँ पे एन सीपी की वैल्यू कितनी होती है डायटोमिक गैस के लिए। यार कुछ गलत हुआ है इधर, मैंने सीवी की वैल्यू गलत रखी है। यस, सीवी की वैल्यू गलत रखी है भैया। एन सीवी की वैल्यू 5/2R होती है डायटोमिक गैस के लिए। टेम्परेचर चेंज होगा बी से लेके ए तक का। मैं सॉल्व भी कर देता हूं हाथ की याद। तो ये आ जाएगा एन 5/2R × T0। एन सीपी डेल्टा टी, भैया मेरे को बताओ सीपी की वैल्यू कितनी आएगी अब, सीपी की वैल्यू आएगी 7/2R। टेम्परेचर चेंज कराना है सी से लेके बी तक, तो भैया इसमें अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो ये कितना आएगा, ये आएगा N × 14R T0/2। सब लोग प्लीज चेक करके बताओ, कोई डाउट आ रहा है किसी को। नो यार सर। नो सर। चलो डन, प्लीज कंफर्मली बता देना, टाइम नहीं है आपके पास, कोई डाउट हो तो हाथ के हाथ पूछ लेना। मैंने क्यू ए बी निकाल के दे दिया, क्यू बी सी निकाल के दे दिया। हमें नेट हीट चाहिए थी, तो मैंने अभी आपको बताया नेट हीट का मतलब है इन दोनों का एडिशन, नेट हीट विच इज सप्लाइड टू द गैस। तो क्यू ए बी और क्यू बी सी दोनों को ऐड करो और मेरे को बताओ फाइनल आंसर में कितना लिखूं। 19/2। वेरी गुड, तो ये आ जाएगा 19/2 NRT0। डिग्री ऑफ फ्रीडम F/2 प्लस इंटू आर। यार एक और फॉर्मूला भी होता है 1 + 2/F। काव्य बाकी अगर आपको डाउट है ना सीवी और सीपी की वैल्यू में, तो मैं एक काम करता हूं, मैं आपको सीपी और सीवी की वैल्यू लिखवा देता हूं, ठीक है। सर बस डिग्री ऑफ फ्रीडम की टर्म में बता दो कैसे होता है। चलो वो भी बता दूंगा अभी। पहले बस ये ऐसा कर लो, अभी फिलहाल क्वेश्चंस के लिए तो इतना कर लो, नहीं तो उसमें बहुत टाइम चले जाएगा। अभी क्वेश्चन के लिए सारी वैल्यूज बता दूं आपको।
ओके सर। डन। बाकी वो कॉन्सेप्ट भी अभी आज ही क्लियर कर दूंगा आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला। मोनोटॉमिक गैस के लिए भैया याद रखो, मोनोटॉमिक गैस के लिए हमारी सीवी की वैल्यू होती है 3/2R। तो आप डायरेक्टली सीपी की वैल्यू निकाल लोगे सीवी प्लस आर करके, तो ये आ जाएगी 5/2R। तो गामा की वैल्यू निकालूंगा तो ये आएगा 5/3, विच इज 1.6 समथिंग। उसके बाद क्या बचा डायाटॉमिक गैस के लिए। तो डायाटॉमिक गैस के लिए तो मैंने अभी अभी आपको बताया, डायाटॉमिक गैस के लिए वैल्यू होगी 5/2R, 7/2R, और गामा की वैल्यू आ जाएगी 7/5, विच मीन्स 1.4। वैसे तो मोस्टली मोनोटॉमिक और डायाटॉमिक ही आएगा। बचा लास्ट ट्रायाटॉमिक। ट्रायाटॉमिक वैसे कभी आता नहीं है, रेयरेस्ट केस। ट्रायाटॉमिक केस में भैया हमारी सी वी की वैल्यू होती है 3R, और 3R, हाँ ठीक चल रहा है। सी पी ठीक है, डन डन डन, ठीक है चल रहा है। सी पी की वैल्यू आ जाएगी 4R, तो गामा की वैल्यू आ जाएगी 4/3। 4/3 मीन्स 1.33। मेरे को गामा की वैल्यू से याद है चीजें। सर मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम अपॉन 2 × R से आ रही है सर। बिल्कुल, क्योंकि मेरे को तो गामा की वैल्यू याद है, तो मैं तो गामा की वैल्यू से सीपी और सीवी की वैल्यू याद रखी हुई है मैंने। ओके सर। मतलब सबका अपना अपना तरीका है याद करने का, जिसको जैसे याद हो जाए। मेन मुद्दा है याद रहना चाहिए बस। चलो यार, अभी एक लास्ट पार्ट रह गया, प्लीज एक लास्ट पार्ट और कैलकुलेट करके दे दो। मेरे को बता दो हीट सप्लाई तक तो कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। नो डन। सर। अब हमें निकालना है हीट रिजेक्टेड। तो आप मेरे को ये सोच के बताओ हीट रिजेक्टेड कैसे निकालेंगे, जो फोर्थ पार्ट था। क्योंकि जो हीट रिजेक्टेड कौन से पार्ट में हो रही है, सिर्फ सी ए पार्ट में हो रही है। तो सी ए तो कोई प्रोसेस है ही नहीं, ना तो आइसोथर्मल ना तो आइडियाबैटिक ना कुछ, ये तो एक जनरल प्रोसेस था। तो मेरे को बताओ हीट रिजेक्टेड कैसे निकालेंगे। अब हीट रिजेक्टेड देखो कैसे निकालोगे। यार एक बार बताओ, ये साइक्लिक प्रोसेस है तो क्या आप टोटल वर्क डन निकाल के दे सकते हो? यार फिर सन्नाटा छा गया, प्लीज बोलो समझ में आ रहा है मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ आपसे? यस सर। यस सर। डन। नेट वर्क डन निकालने के लिए आप एरिया निकालो। एरिया ट्राइंगल का होगा हाफ बेस। बेस की वैल्यू V0 से 2V0 तक गई है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं बेस की वैल्यू 2V0 से V0 तक गई है। और हाइट, हाइट भी P0 से 2P0 तक गई है। तो मेरे को जरा बताओ वर्क डन टोटल कितना आ रहा है, नेट वर्क डन भैया? 1/2P। P0 V0/2 आ रहा है। अब मैंने क्या लिखा था, नेट हीट, साइक्लिक प्रोसेस है पूरा। नेट हीट किसके बराबर होगी, नेट वर्क डन। नेट हीट का मतलब क्या था भैया, नेट हीट का मतलब था क्यू ए बी प्लस क्यू बी सी प्लस क्यू सी ए इज इक्वल टू नेट वर्क डन। और नेट वर्क डन हमारे पास P0 V0/2 आ रहा है। यार क्यू ए बी की वैल्यू आपको पता है, अभी आपने पीछे कैलकुलेट करी है। क्यू बी सी की वैल्यू आपको पता है, तो क्या आप सिर्फ क्यू सी ए की वैल्यू निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? यस सर। तो मैं सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, आप प्लीज चेक करना। क्यू ए बी की वैल्यू कितनी आई थी, 5/2 NR T0। क्यू बी सी की वैल्यू, यार इन दोनों को तो वैसे ही ऐड करके हमने कैलकुलेट कर लिया था, मैं भी क्या दिमाग लगा रहा हूँ। 19/2 NR T0। क्यू सी ए फाइंड करना है, P0 V0 की जगह NR T0/2। तो प्लीज क्यू सी ए सॉल्व करके दे दो और मेरे को बता दो कितना आंसर आएगा। 9 है। -9 है। वेरी गुड। -9। 9 NR T0 आ रहा होगा माइनस में। क्या सबका आंसर यही आ गया? यस यस सर। सर। चलो डन। -9 NR T0 की जगह आप चाहे तो लास्ट में P0 V0 भी लिख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन दी ऑप्शन कि हमें ऑप्शन किसके टर्म्स में गिवन है। चलो भैया इस क्वेश्चन को खत्म कर दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज हीट इंजन एंड कार्नोट साइकिल।
चलो आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा यार, नहीं किया है तो बता दे करना। हीट इंजन, यार हमारे हीट इंजन का पर्पस क्या है? हीट इंजन का पर्पस है टू कन्वर्ट द हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मेरे को हीट एनर्जी से वर्क डन कराना है, मतलब मेरे को हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कराना है। ये टारगेट है हमारे हीट इंजन का। याद रखो हीट इंजन में टोटल 3 कंपोनेंट्स होते हैं, और आपको ये अच्छे से डायग्राम फिट हो जाना चाहिए माइंड में, क्योंकि इस पे क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होना कि कौन सा T1 है, कौन सा Q1 है और कौन सा Q2 है। भैया पहला कंपोनेंट होता है सोर्स। सोर्स मतलब ये हमेशा हाई टेम्परेचर पे होगा, जिसको हम कहते हैं हॉट रिजर्वायर, कि जिससे जितनी मर्जी हीट ले लो इसके टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। बीच में होगा मेरा कोई कंटेनर जिसके अंदर गैस वगैरह फिल्ड होगी, तो इसको हम कहते हैं वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस। नीचे होगा सिंक, सिंक का मतलब लोअर टेम्परेचर, और ये कोल्ड रिजर्वायर कहलाता है, मतलब इसको जितनी मर्जी हीट दे दो इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होने वाला। मेरे को बताओ हीट कौन से डायरेक्शन से फ्लो करती है, हाई टू लो या लो टू हाई? हाई टू लो। तो वेरी गुड, तो भैया यही काम करना है। ये मेरा कंटेनर, ये मेरी गैस सोर्स से हीट लेगी, जो हीट एब्जॉर्ब्ड है याद रखना उसको हमेशा Q1 से डिनोट करना। इसमें आप डिनोशंस चेंज नहीं करना। अगर आपने डिनोशंस चेंज कर दिए तो भैया आप कहीं ना कहीं एग्जाम में कंफ्यूज होकर गलती करोगे। तो Q1 इज दी हीट एब्जॉर्ब्ड। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से भैया अगर ये हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो हमारा सिस्टम कुछ ना कुछ एक्सपैंड करेगा, मतलब ये कुछ ना कुछ वर्क करेगा, और ये हो जाएगा वर्क डन बाय द सिस्टम। और यार किसी का माइक अनम्यूट पे है, अमित तुम्हारा। और कुछ पार्ट ऑफ द हीट मेरी लॉस में चली जाएगी, क्योंकि हमारे सिस्टम में डेफिनेटली कुछ ना कुछ हीट लॉस होगा, तो कुछ ना कुछ हीट लॉस में चली जाएगी। तो फिर से अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊं, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग मैंने जो Q1 सप्लाई करा है वो किस किस चीज में गया है, उसने कुछ ना कुछ वर्क डन किया है, और प्लस कुछ ना कुछ हीट लॉस में चले गया है वो। तो मेरे को बताओ इससे वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? क्या मैं लिख सकता हूँ Q1 माइनस Q2? यस सर। हमने एक मैकेनिकल डिवाइस बनाई है, मैकेनिकल डिवाइस में हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी होती है। एफिशिएंसी किसी भी मैकेनिकल डिवाइस का हमेशा फॉर्मूला सेम होगा, आउटपुट बाय इनपुट। याद रखना किसी भी मैकेनिकल डिवाइस की एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमेशा सेम होता है, आउटपुट बाय इनपुट। तो मेरे को बताओ इधर मेरे को आउटपुट क्या चाहिए था? क्या मेरे को हीट लॉस चाहिए थे या वर्क डन चाहिए था? वर्क डन। इनपुट मैंने क्या दिया, हीट लॉस या Q1? Q1। तो फॉर्मूला आ गया Q1 माइनस Q2 बाई Q1, मतलब 1 माइनस Q2 बाई Q1। तुम्हें एक तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन बाई Q1। नोट डाउन कर लो, इस पे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको भर भर के। डन सर। डन, चलो बहुत बढ़िया। एक तो क्या इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें याद रखना, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कभी भी 1 के बराबर भी नहीं हो सकती, 1 से बड़ी भी नहीं हो सकती। एफिशिएंसी याद रखना हमेशा लेस देन 1 होगी, पहली चीज। दूसरी चीज क्या याद रखना कि हमारी एफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, सोर्स के टेम्परेचर पे एंड सिंक के टेम्परेचर पे। ये सिर्फ इस पे डिपेंड करती है, ये इस पे डिपेंड नहीं करती कि आपने वर्किंग सब्सटेंस क्या लिया है। वर्किंग सब्सटेंस मतलब कि आपने कंटेनर के अंदर कितनी अच्छी गैस ली है या कितनी बुरी गैस ली है, मतलब कितनी हाई कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, सोर्स एंड सिंक के टेम्परेचर पे, और एफिशिएंसी हमेशा लेस देन 1 होगी, वो वर्किंग सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता। क्या ये पॉइंट्स याद रखोगे? Yes, sir. डन। और दूसरी चीज अब क्या याद रखनी है, हमारे पास एक हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी हीट इंजन होता है। सिंस ये हाइपोथेटिकल इमेजिनरी हीट इंजन है,
तो इसकी जो एफिशिएंसी आएगी वो कैसी आएगी, मैक्सिमम आएगी। तो ये हमारी कंपैरिजन के लिए हेल्प करता है। इस आइडियल हीट इंजन का नाम क्या है, कार्नोट इंजन है। क्या ये बात क्लियर है आपको? कार्नोट इंजन रियल में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये सब थ्योरेटिकल है, आइडियल है, इमेजिनरी है। लेकिन हम इसके बारे में पढ़ते क्यों है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। तो मेरे को पता चल जाएगा किसी भी डिवाइस की एफिशिएंसी मैक्सिमम कितनी हो सकती है। क्या कार्नोट इंजन का कॉन्सेप्ट बताना शुरू करूं? Yes, sir. डन। कार्नोट इंजन में याद रखना, टोटल कार्नोट इंजन एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, और इस साइक्लिक प्रोसेस के अंदर टोटल हमारे 4 प्रोसेस हैं। कौन से 4 प्रोसेस हैं? सबसे पहले होगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन। मैं ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहा, सिर्फ उतनी ही डिटेलिंग की बात करूंगा जो हमारे काम की है। पहले होगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर वापस से इससे मैं कराऊंगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन। फिर थर्ड प्रोसेस क्या बनेगा कि इसको वापस से कंप्रेस कराना चालू करेंगे अब। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन को काउंटर करेगा आइसोथर्मल कंप्रेशन, और एडियाबैटिक एक्सपेंशन को काउंटर करेगा एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये हमारा टोटल क्या बन जाएगा, साइक्लिक प्रोसेस बन जाएगा। साइक्लिक प्रोसेस है तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी, 0। याद रखो इसमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए आएगी, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला इधर भी सेम है, W बाई क्यू, विच मींस 1 माइनस Q2/Q1। लेकिन बस कारनॉट के लिए एक फॉर्मूला और एडिशनल आ जाएगा, 1 - T2/T1। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं जिसमें भी बच्चे गलती करते हैं। जब तक क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन ना हो कि आइडियल हीट इंजन या कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन होगा तो ही ये लास्ट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर सिर्फ हीट इंजन मेंशन है तो भैया आप सिर्फ W/Q1 या 1 - Q2/Q1 ही यूज कर सकते हो। क्या क्लियर है चीजें? Yes, sir. चलो डन। तो इसको कंप्लीट करो, मैं इस पे आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ, जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्वेश्चंस हैं आपके अगेन प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चन। चेक करना, आपसे सॉल्व हो जाने चाहिए, बिल्कुल फुद्दू क्वेश्चंस है। Done, sir. डन। चलो तो भैया ये लो क्वेश्चन, एक मिनट। भाई क्वेश्चन ने साफ बोला हुआ है कि हमारे पास एक कार्नोट इंजन है, ये टेम्परेचर है इसका 227 डिग्री सेल्सियस, और T2 हमें गिवन है 127 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है ये सोर्स होगा, ये सिंक होगा, और क्वेश्चन बोल रहा है कि ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब्स हीट, मतलब कौन सी वैल्यू गिवन है, ये Q1 की वैल्यू गिवन है। Q1 की वैल्यू गिवन है 60 इंटू 10⁴ कैलोरीज। आपको क्या बताना है कि भैया ये जो कार्नोट इंजन है ये कितना वर्क परफॉर्म करेगा, कितना वर्क परफॉर्म करेगा, और साथ के साथ आपको इसकी एफिशिएंसी बतानी है, ये दो चीजें बतानी है। ये मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में पहले भी बताया था, टेम्परेचर कभी भी सेल्सियस में सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। सबसे पहला काम क्या है, टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट करोगे, केल्विन में कन्वर्ट करोगे। तो मेरे को वर्क डन और एफिशिएंसी ये कैलकुलेट करके बताओ। फिर देते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई ऐसा मत करो, सिंपल क्वेश्चन है, इसका तो आंसर निकल जाना चाहिए।
ठीक है एरी, वेरी गुड। चलो भाई सॉल्व कराता हूँ। पता नहीं अब तक आंसर क्यों नहीं आया आप लोगों का। एफिशिएंसी का तो आ जाना चाहिए था। भाई सबसे पहले टेम्परेचर्स को कन्वर्ट किया तो ये टेम्परेचर्स कितने कितने बन रहे हैं, 227 एंड प्लस 273, ये तो बन गया 500 केल्विन। और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 400 केल्विन। एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, कारनॉट इंजन बोला हुआ है तो 1 - T2/T1। तो 1 - T2 की वैल्यू 400 डिवाइडेड बाय T1 की वैल्यू 500। तो 1 - 4/5, मतलब ये आंसर आ जाएगा 1/5 विच मीन 0.2। तो देखो एफिशिएंसी 1 से बड़ी तो नहीं आ रही है। वेरी गुड, अब आंसर्स आ रहे हैं विशाली, गुड। एफिशिएंसी आ गई है तो अब आप इजीली वर्क डन भी कैलकुलेट कर सकते हो। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय हीट एब्जॉर्ब। एफिशिएंसी की वैल्यू रख दो 1/5। वर्क डन कैलकुलेट करना है, Q1 की वैल्यू 60 इंटू 10⁴। तो यार वर्क डन आपके पास कितना आ जाएगा, 12 इंटू 10⁴। और याद रखना ये वर्क डन आपने कैलोरीज में निकाला है। जैसे सबका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए बताना, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डन सर। डन, चलो बढ़िया। आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बोला हुआ है कि भाई कारनॉट इंजन है। कारनॉट इंजन के अंदर हमने लिया है डायटोमिक गैस। अब जैसे मैंने बताया था कारनॉट इंजन के अंदर हमारे पास दो आइसोथर्मल प्रोसेस हैं और दो आइडियाबैटिक। तो इधर कह रहा है कि हमने एक आइडियाबैटिक एक्सपेंशन कराया। भैया क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, रिपीट भी कर दूंगा अभी। हमने एडियाबैटिक एक्सपेंशन कराया और वॉल्यूम इंक्रीज कराई है V से लेके 32V तक। और हमें गामा की वैल्यू गिवन है डायटोमिक गैस के लिए। वैसे गामा की वैल्यू मेरे को देनी नहीं चाहिए, बाकी मेरे को याद दिलाओ व्हाट इज द वैल्यू फॉर डायटोमिक गैस, गामा की वैल्यू। 7/5। वेरी गुड, 7/5। गुड। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया, कैलकुलेट करके दो मेरे को इसकी एफिशिएंसी। बस ये क्वेश्चन है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, कारनॉट इंजन बोला हुआ है और बोला हुआ है कि डायटोमिक गैस लिया है। भैया चार प्रोसेस होते हैं, दो आइसोथर्मल दो आइडियाबैटिक। तो मैंने सिर्फ आइडियाबैटिक एक्सपेंशन कंसिडर किया। मैंने कहा आइडियाबैटिक एक्सपेंशन में हम वॉल्यूम को चेंज करा रहे हैं फ्रॉम V टू 32V। गामा की वैल्यू 7/5। हमें बताना है व्हाट विल बी द एफिशिएंसी ऑफ दिस कारनॉट इंजन। मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं, ऑप्शन से मैच करना आप सब लोग। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है 0.5, सेकेंड ऑप्शन गिवन है 0.75, थर्ड ऑप्शन गिवन है 0.99 और लास्ट ऑप्शन हमें गिवन है दैट इज 0.25। चलो ट्राई टू सॉल्व। आई होप सबको एडियाबैटिक इक्वेशंस याद होगी या किसी के लिए लिखवानी पड़ रही है मेरे को। सॉरी। चलो आपके लिए मदद कर देता हूँ, एडियाबैटिक इक्वेशन लिख देता हूं जो इस क्वेश्चन में यूज होगी। भैया हमारे पास वैसे तो तीन एडियाबैटिक इक्वेशन है, PV टू दी पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इधर मेरे को प्रेशर के बारे में कुछ नहीं पता तो इस इक्वेशन को यूज करने का कोई फायदा नहीं है। एरी बिल्कुल सही आ रहा है आंसर, वेरी गुड। दूसरी इक्वेशन यूज करेंगे हम, TV टू दी पावर गामा -1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये दूसरी इक्वेशन यूज करो एंड ट्राई टू कैलकुलेट दी एफिशिएंसी। अक्षिका आपका भी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। तो इधर मैं लिखूंगा T1 V1 की वैल्यू V, गामा -1 मतलब ये बन जाएगा 2/5। T2 कैलकुलेट करना है, V2 की वैल्यू 32V है और 32V के ऊपर पावर कितनी 2/5।
तो बेसिकली आप यहाँ से T2/T1 का रेशियो निकाल लोगे। T2/T1 का रेशियो मतलब 1/32 टू दी पावर 2/5। तो ये रेशियो कितना आ रहा है? 1/4 आ रहा है। एफिशिएंसी निकाल ली, 1 - 1/4 मीन्स 3/4, और 3/4 होता है 0.75। किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत हो कि ये 2/5 वगैरह कैसे सॉल्व किया, तो भैया पूछते रहना बीच में। Done. डन, चलो बहुत बढ़िया। अब यार मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, रुको पहले इसके बीच में। ये सब तो फुद्दू क्वेश्चन है, ये सब तो आप कर लोगे। मैं आपको सीधे सीधे एक एडवांस का क्वेश्चन देता हूं, अब वो ट्राई करना आप। हालांकि ये भी डिफिकल्ट नहीं है, मे बी शायद से कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको लग सकता है कि अजीब सी है। ये आपका एडवांस का क्वेश्चन आया हुआ है। ग्राफ गिवन है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, और हमें ग्राफ एक क्लोज लूप गिवन है। तो मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्लोज लूप गिवन है तो भैया मतलब ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। ए से बी, बी से सी, और सी से वापस ए। हमें इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? भैया इधर वॉल्यूम गिवन है V, ऊपर मैक्सिमम वाले पॉइंट पे वॉल्यूम गिवन है 4V, और पॉइंट ए पे टेम्परेचर हमें गिवन है T। क्वेश्चन ने बोला हुआ है आइडियल गैस है, टेम्परेचर एट द पॉइंट ए इज T, प्रेशर एट द पॉइंट ए इज P, और हमें क्वेश्चन में ये ln2 की वैल्यू गिवन है। अब क्यों गिवन है वो तो देखेंगे। ln2 की वैल्यू गिवन है, दैट इज 0.693। बस इतनी ही इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या कैलकुलेट करना है? भैया हमें कैलकुलेट करना है टोटल वर्क डन। चलो ट्राई करो, ट्राई टू कैलकुलेट द टोटल वर्क डन। सबसे पहले तो मेरे को ये बता दो कौन सा प्रोसेस कौन कौन सा है, मतलब ए बी कौन सा प्रोसेस है, बी सी कौन सा प्रोसेस है, पहले तो ये सब क्लियर कर दो मेरे को। तो मेरे को बताओ ए बी कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल। वेरी गुड भैया, बहुत अच्छे। सिमिलरली बीसी, बीसी कैसा प्रोसेस है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ रहा है, ध्यान रखना। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो कौन सा प्रोसेस है? वेरी गुड, आइसोबारिक। आइसोबारिक में ही वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। उसके बाद बात करो सीए प्रोसेस, सीए प्रोसेस कौन सा है? आइसोकोरिक, बिकॉज वॉल्यूम कांस्टेंट है। आपको टोटल वर्क डन निकालना है, तो टोटल वर्क डन हो जाएगा WAB प्लस WBC प्लस WCA। तो किसमें मैं वर्क डन कैंसिल कर दूं? सीए में, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस से तो कैंसिल हो गया। भैया इतना हिंट देना था, मैंने आपको दे दिया। WAB आपको कैलकुलेट करना आता है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। WBC आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, आइसोबारिक प्रोसेस है। तो लगो काम पे, देखो अपने आप। और फिर चेक करना कि ये ln2 की वैल्यू कहाँ यूज हो रही है, या हो भी रही है या नहीं हो रही है। सो WAB इज आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला nRT ln V2 by V1। नंबर ऑफ मोल्स एज इट इज छोड़ दो, NRB एज इट इज छोड़ दो। टेम्परेचर पॉइंट ए पे T था, ln वॉल्यूम VB पे कितना हो गया था? 4V, और ये A पे कितना हो गया था? V। तो हमारे पास बेसिकली आ रहा है nRT ln4। यार ln4 को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? 2 स्क्वायर। अरे बहुत बढ़िया। तो ln का हो गया 2 का स्क्वायर, log A टू द पावर B, तो 2nRT ln2। देखो यहाँ के लिए वैल्यूज गिवन थी वो, तो 2nRT वैल्यू ln2 की 0.693।
क्योंकि पहले क्या हुआ करता था, लॉग टेबल देखना पड़ता था एग्जाम्स में, लेकिन अब लॉग टेबल देखना नहीं पड़ता, वो आपको पहले से ही वैल्यूज देते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, लॉग टेबल ना देखना पड़े। मैंने आपको ए बी कैलकुलेट करके दे दिया, अब आप बी सी कैलकुलेट करो यार बस किसी तरीके से। ए बी कैलकुलेट करके दे दिया, बी सी कैलकुलेट करो। पी डेल्टा वी, मेरे को बताओ पॉइंट बी पे प्रेशर कितना है, क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो पॉइंट बी पे प्रेशर? अर्पणा वेरी गुड। भाई ध्यान से समझो, हम बीसी प्रोसेस के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, बीसी प्रोसेस के लिए प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो मेरे को ये भी तो पता होना चाहिए कि पॉइंट बी पे प्रेशर कितना है। मेरे को तो पॉइंट ए पे पता है बस, तो मेरे को बताओ पॉइंट बी पे प्रेशर कैसे निकालेंगे? तो बहुत सिंपल सी चीज है, पॉइंट बी पे प्रेशर निकालने के लिए आप आइडियल गैस इक्वेशन यूज करोगे। पॉइंट बी पे प्रेशर कितना लिखूंगा मैं? एन आर टी बी। तो भैया मेरे को बताओ एन आर और प्रेशर, नहीं ये तो कुछ उल्टा हो गया, मैंने पूरी इक्वेशन तो लिखी ही नहीं। पी बी वी बी इज इक्वल्स टू एन आर टी बी। प्रेशर एट दी पॉइंट बी निकालना है, एन आर एज इट इज। मेरे को बताओ टेम्परेचर पॉइंट बी पे कितना है, जितना पॉइंट ए पे था, दैट इज टी। मेरे को बताओ वॉल्यूम कितना है पॉइंट बी पे? 4। बस सब्स्टिट्यूट कर दो। तो वर्क डन ड्यूरिंग दी बीसी प्रोसेस इज प्रेशर, दैट इज एन आर टी बाई 4v इंटू चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम बी से लेके सी तक, तो मेरे को बताओ बी से लेके सी तक वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है? 3v। 3v। वेरी गुड। v से v कट गया तो ये आ गया हमारे पास 3/4 एन आर टी, और ये वर्क डन नेगेटिव में आएगा। और अपना मतलब आपका आंसर सही था, वेरी गुड। ये माइनस में क्यों लिखा मैंने? कंप्रेशन। कंप्रेशन हो रहा है, बहुत बढ़िया। चलो तो आपको सारी वैल्यूज मिल गई है भैया, नेट वर्क डन फाइंड करके दे दो, दैट्स इट। सारी वैल्यूज आपको मिल गई है, नेट वर्क डन कैलकुलेट करके दे दो। ये हो गया था 2nRT, और ये वैल्यू हो गई थी 0.693 माइनस 3/4। 3/4 आपको पता है कितना होगा? 0.7 समथिंग। वैल्यू लिख देना उस हिसाब से nRT। तो जो भी आंसर आए कैलकुलेट करना आपका काम, ये आप कंप्लीट कर ही लोगे। आप बस स्टेप्स पे फोकस करके बताओ, स्टेप्स में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। No, चलो sir. डन, बढ़िया। अब यार एक चीज रह गई है, उसके लिए टाइम सफिशिएंट नहीं है। नेक्स्ट चीज बस क्या रह गई है? रेफ्रिजरेटर, जिसको हम कहते हैं हीट पंप। लेकिन वो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, क्या बस आप वो अपने आप खुद से पढ़ लोगे? डन। भैया हीट पंप खुद से पढ़ लेना, एक रीडिंग दे देना, बहुत ही सिंपल टॉपिक है वो। मेन तो हमारा कार्नोट इंजन तक था, तो कार्नोट इंजन तक हमने कर लिया है, लेकिन उस टॉपिक को छोड़ना मत, हीट पंप भी पढ़ लेना। और भैया अब ये पूरा थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से रिवाइज कर लेना, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ट्राई करना, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा देना इसके। Yes. चलो डन। तो भैया अभी फिलहाल आज के लिए इतना ही, टाटा।